अंगमर्द प्रस्मन विदारी गंधा प्रश्निपर्णी बृहति कंटकारिका एरंड काकोली चंदन उसीर एला मधुकानि 10 इमानि अंगमर्द प्रस्मनानि भवन्ति। चरक संहिता सूत्र स्थान 4th अध्याय 44 नंबर श्लोक है वैसे तो हम लोग अंगमर्द जानेंगे। अंगमर्द कैसे होता है और फिर उसके आधार पे उसकी चिकित्सा कैसे करें। तो देखिए, जब भी वायु आम के साथ संयुक्त होती है, जब वायु कभी भी आम के साथ संयुक्त होती है तब अंगमर्द होता है। तो इसलिए ठीक है, तो पोर्शन कट कर लेना। हाँ चलिए शुरू करें। हाँ, तो वायु जब भी कभी आम के साथ संयुक्त होता है तब अंगमर्द होता है। अब ये होता कैसे है कि वायु के मार्ग को जब आम लिप्त कर लेता है तो फिर जो है वायु का मार्ग अवरुद्ध होने लगता है और उसी वजह से गुरुता और शीतलता, यदि 2 चीज़ें होती हैं तो अंगमर्द विशेष रूप से होता है। तो वायु को अगर गुरु आहार के द्वारा, शीतल आहार के द्वारा यदि कुपित किया जाए, मतलब आम में गुरुता तो होती ही है लेकिन यदि शीतलता हो, ऐसे हिसाब से फिर वो अंगमर्द कारक होता है। अब इसके 2 तरीके होते हैं जो अंगमर्द उत्पन्न होगा या आम उत्पन्न होगा। आम पहले उत्पन्न होगा, फिर वो स्रोतरोध करेगा, फिर वायु आम के साथ संयुक्त होगी और कुपित होकर के अंगमर्द उत्पन्न करेगी। ठीक है, ऐसी व्यवस्था है। तो इसकी 2 तरीके हैं। एक तो धातु क्षय हो और उसके कारण अग्निमंद हो और पुनः फिर आम की उत्पत्ति हो। धातु क्षय से वायु कोप और धातु क्षय के कारण अग्निमंद और उसकी वजह से फिर आम की उत्पत्ति और पुनः आम के द्वारा वायु के मार्ग का अवरोध, जिससे वायु आम संयुक्त होकर के अंगमर्द उत्पन्न करेगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इससे विपरीत है। यदि ऐसे निदानों का सेवन किया जाए जिसके द्वारा अग्निमंद हो जाए तो फिर आम की उत्पत्ति और फिर मार्ग अवरोध और उसके कारण वायु का कोप, तो पुनः आम और वायु दोनों संयुक्त होकर के अंगमर्द की उत्पत्ति। इस तरीके से 2 संप्राप्तियाँ यहाँ पे काम करती हैं। पहली संप्राप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति रात्रि जागरण करता है, अनिद्रा का शिकार होता है, यानी अनिद्रा रहती है, उसको अधिक अध्वगमन करता है या क्षयजन्य कारणों का सेवन करता है, जो क्षय कारक कारण हैं उनका अधिक सेवन करता है, तो फिर उससे वायु बढ़ जाती है
और बढ़ करके वो धातुओं में रुक्षता उत्पन्न करती है, जिससे अग्नि मंद हो जाती है। ठीक है। जब अग्नि मंद होगी तो आम की उत्पत्ति होने लगेगी। इसके परिणाम स्वरूप वो आम जब सभी स्रोतसों में जाकर के अवरोध उत्पन्न करेगा तो मर्दनवत पीड़ा के साथ जो हमें पीड़ा प्रतीत होती है, मर्दनवत, ऐसा लगता है जैसे शरीर का कोई मर्दन कर दिया है, तो मसलने जैसी पीड़ा, तो हम कहेंगे। और जकड़ाहट युक्त होगी, यानी स्तंभ हो और मर्दनवत हो, शरीर में स्तंभ हो और मर्दनवत हो पीड़ा, तो हम उसको अंगमर्द कहेंगे। ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई प्राग दिशा की वायु का सेवन करता है, यानी पूर्वाई हवा का सेवन, या फिर अवस्याय यानी ओस का सेवन, ओस, रात में बाहर आप सो गए खुले में तो आपके ऊपर ओस पड़ी, ऐसा, या दधि, उड़द आदि अभिसंधि द्रव्यों का सेवन किया, गुरु और अभिसंधि द्रव्यों का सेवन, या दिवा स्वप्न, आलस्य का सेवन। अब इससे क्या होगा, कफ अत्यधिक बढ़ जाएगा, कफ बढ़ करके अग्नि मंद करेगा, अग्नि मंद होने पर आम की उत्पत्ति होगी और पुनः वायु जो है उसको सभी स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, तो वायु कुपित होगी। समझ में आ रही बात? तो ये दो तरीके हैं जिसके द्वारा अंगमर्द उत्पन्न होता है। आपने कभी अनुभव किया होगा कि दिन में सो गए, छुट्टी थी, सो गए, अब उसके बाद सो के उठे तो आप शरीर में आराम के बजाय जकड़ाहट हो रही है और दर्द हो रहा है, तो फिर आप क्या करते हैं, तुरंत उत्साह पान करते हैं, कुछ चाय बना के, कॉफ़ी बना के, या थोड़ी थोड़ी पिया करो टाइप की चीज़, उसको ले लिया तो फिर आराम से आपका अंगमर्द दूर हो गया। ठीक है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? Yes. हाँ। तो आइए हम इसकी चिकित्सा करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप चिकित्सा बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब आपको रोग की संप्राप्ति समझ में आ गई तो चिकित्सा करना आसान हो गया। अब हमें पहले प्रकार की स्थिति में जब धातु क्षय होता है, रुक्षता होती है और अग्निमंद होती है, तो ऐसी स्थिति में हमको बल्य, जीवनीय, अग्निदीपक, पाचक और वायुनाशक औषधियाँ जो है वो प्रयोग करनी है। ठीक है। ये औषधियाँ कैसी होंगी, इनका गुण क्या होगा? ये स्निग्ध लघु गुण वाली होंगी, मधुर अम्ल रस, मधुर विपाक, और प्रायः जो है वो किंचित शीत या किंचित उष्ण गुण इनका हो सकता है, वीर्य हो सकता है। तो ऐसी औषधियों के प्रयोग करने से धातुओं की रुक्षता, खरता का नाश होता है और शरीर में स्निग्ध अंश की वृद्धि होती है, जिससे अग्नि का दीपन प्रारंभ हो जाता है। अग्नि दीप्त हो जाती है तो फिर आम की उत्पत्ति नहीं हो पाती, आम का निर्माण नहीं होता, और जो आम पहले से है उसका भी पाचन शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से धातु पोषण हो करके वायु अनुलोम को प्राप्त होती है। ठीक है। रुक्षता, खरता से भी वायु के मार्ग का अवरोध होता है, क्योंकि खर गुण आपने सुन रखा है कि वो रेजिस्टेंस है, तो किसी भी गति को रोकता है। ठीक है। तो वायु की गति को भी रोकता है। ठीक है ना? हाँ। इसीलिए जब खरता और रुक्षता नष्ट होती है तो वायु का मार्ग अवरोध नष्ट होता है, साथ साथ में आम का नाश भी होता है अग्निदीपन से, तो फर्दर आम और मार्गों का अवरोध नहीं करता। तो जो जड़ता
स्तंभ आदि लक्षण आते हैं अंगमर्द में, उनका भी शमन होने लगता है। ठीक है, ये औषधियाँ इस महाकषाय में कौन कौन सी हैं? जैसे कि मधुक है, काकोली, एला, एरंड, शालपर्णी और प्रश्निपर्णी। ये औषधियाँ जो हैं इस प्रकार के अंगमर्द में प्रयुक्त की जाएंगी। कब प्रयुक्त होंगी? जब रूक्षता खरता धातु क्षय के कारण बढ़ी हो और उसकी वजह से अग्निमंद होकर के आम की उत्पत्ति हो रही हो। ठीक है, तब हम ऐसी औषधियों का प्रयोग करेंगे। अब दूसरे प्रकार की औषधियाँ जो सीधे सीधे आम का पाचन करेंगी और अग्नि जो है ना, उसमें क्या रहेगा कि उसमें पहले से कफ बढ़ा रहता है, जो दूसरे प्रकार है। तो कफ नाशन की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे अग्नि दीप्त हो सके और आम का निर्माण ना हो। यानी गुरुता, आमता और कफ, इनका जो शमन करने वाली औषधियाँ हैं वो प्रयुक्त होंगी दूसरे प्रकार के संप्राप्ति में। ठीक है, तो वो औषधियाँ हैं बृहति, कंटकारी, चंदन और उसीर। इनके प्रायः ये लघु गुण है, लघु रूक्ष गुण, और प्रायः कटु तिक्तरस, कटु विपाक, और 2 औषधियाँ इसमें उष्ण हैं और 2 शीत हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन औषधियों का जब प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? कफ का शमन होगा, पहले गुरुता का शमन होगा। कफ और गुरुता का नाश होगा तो स्तंभ और जाड्यता का नाश होगा, और कफ के नाश होने से अग्नि का दीपन प्रारंभ हो जाएगा। अग्नि जब दीप्त हो जाएगी तो, और कफ नष्ट भी हुआ है, तो एक तो आम की उत्पत्ति नहीं होगी, दूसरा मार्ग का अवरोध नहीं होगा। ठीक है, वायु अनुलोम हो जाएगी और अंगमर्द दूर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए, जैसे कि आप यदि अधोगमन आदि करते हैं और फिर आपको अंगमर्द होने लगता है, तो फिर आप क्या करते हैं? संवाहन कर्म कराते हैं, मतलब थोड़ा तेल मालिश करवाते हैं। तेल मालिश मतलब जो अधोगमन करने से या व्यायाम करने से, है ना, आपके शरीर में रुक्षता खरता उत्पन्न हो गई है धातु क्षय होने के कारण, उसी का शमन करने के लिए आप तेल का अवगाहन करा रहे हैं या तेल का अभ्यंग करा रहे हैं। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है? रुक्षता खरता तत्काल ही समाप्त होती है और रस धातु की रुक्षता तो तत्काल समाप्त हो जाती है, और फिर आपको अंगमर्द में तुरंत लाभ होता है। ठीक है, तो यानी वहाँ स्निग्ध द्रव्य आपने दिए, स्निग्ध मधुर या स्निग्ध गुरु, इस तरह के द्रव्य दिए, तो जिससे रुक्षता खरता का शमन हुआ और वायु का शमन हुआ। ठीक है, ये धातु क्षय जन्य स्थिति में है। लेकिन आप थोड़ा उल्टा कर लीजिए, यदि आप लेटे हुए हैं दिन भर और फिर शरीर आपका दर्द कर रहा है, तो फिर बिना तेल लगाए, है ना, या बाम लगा के मालिश करवाते हैं, या फिर ऐसे ही शरीर को दबवाते हैं, संवाहन करवाते हैं बिना तेल लगाए। अब क्योंकि वहाँ तो आपके लेटे लेटे रहने से कफ की तो वैसे ही वृद्धि हो गई है ना, तो अग्निमंद हुआ है। तो जब भी आप प्रेशर लगाते हैं, आघात लगाते हैं, तो वायु कोप होता है, और वायु कोप का मतलब है वायु बढ़ना, तो वो कफ का शमन कर लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? yes. या फिर आप वहाँ पे बाम लगाते हैं, तो बाम जो है वो बहुत उष्ण होती है, उष्ण और तीक्ष्ण होती है, तो वो कफ का छेदन भेदन तत्काल कर देती है और वायु के मार्ग का अवरोध नष्ट हो जाता है।
तो वायु अनुलोम हो जाती है और अंगमर्द दूर होने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये आपने प्रैक्टिकली जीवन में देखा होगा। तो हमने आपको अंगमर्द प्रशमन बता दिया।